वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टर्लर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं ऐसा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर जो है काफी इंटरेस्टिंग और काफी शानदार रहने वाला है। एक नया वीक है, नए वीक के स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ में, ताकि पूरे वीक में आप लोग अच्छे से एक तरीके से अपना जो जोश है उसको बरकरार रख पाएं। तो इसी तरीके से आप लोग को स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग के सामने है यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर। तो क्लीन एयर के बारे में बात की जा रही है। ये टीचर्स डे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये गलती से हो गया यहाँ पर, ये इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर है। ठीक है, तो जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ये चेंज मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को जो नैनो मैगजीन की सारी पीडीएफ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर प्रोवाइड करा दी गई है 2019 की। 2020 की सारी पीडीएफ अगस्त तक ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। तो अगर आप लोग रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। स्टडी लवर वीर के नाम से आप लोग जाकर देख सकते हैं। वहां पर 1,16,000 के करीब मेंबर वहां पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं। और हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई सारे बच्चे पूछने लगते हैं सर उसका कोई चार्ज तो नहीं है। तो चार्ज कुछ नहीं है, बस आप लोग रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी के बारे में अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट सबसे पहले इसकी दो रीजन आप लोग बोल सकते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये कि ये जो डे है ये पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन यहां पर ये है कि अभी रिसेंटली कोविड-19 के चलते जो एयर का पोल्यूशन है वो काफी हद तक कम हुआ है। तो इसलिए यहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हाँ, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एयर को, वाटर को इतने अच्छे लेवल पर हम लोग क्लीन कर सकते हैं। पर लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में गए सारे लोग, तो सारी चीजें जो है सुधरती हुई नजर आई। जो व्हीकल वगैरह हैं वो काफी हद तक बंद हो गए। इसी के साथ में जो वाटर पोल्यूशन है वो भी बंद हो गया, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह काफी सारी बंद हो गई। तो ये कुछ अच्छी चीजें देखने को मिली। तो इससे ये एक्सपेक्ट लगाई जा रही है कि फ्यूचर में भी हम लोग अवेयरनेस फैला के इसको हम लोग मेंटेन रख पाए। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर, यानी कि ये पहला क्लीन एयर ये इंटरनेशनल डे है फॉर ब्लू स्काई, यानी कि जो नीला आसमान होता है उसके लिए, जो कि 7 सितंबर 2020 को सेलिब्रेट किया जाता है। एम बेसिक यही है कि जनता के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके, यानी कि उनको बताया जा सके कि हेल्दी प्रोडक्टिविटी और इसी के साथ में इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, ये सारी कहीं ना कहीं जो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और एक दूसरे के साथ में ये कनेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एयर क्वालिटी जो है, इन्वायरमेंट या फिर आप लोग बात कीजिए डेवलपमेंट के लिए काफी चैलेंज होता है जब हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी इसके ऊपर फोकस देने की कोशिश करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे जिसको आप लोग एमडीजी बोलते थे। अब यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गए जिनको आप लोग एसडीजी बोलते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसके ऊपर फोकस देकर यहां पर ये चलते हैं। तो आप लोग देखते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसी के साथ में अगर आप लोग देखें क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, तो ये सारी जो चीजें हैं ये इन्वायरमेंट को अच्छा कैसे रख सकते हैं हम लोग, उसके बारे में यहां पर बात करते हैं। ताकि अगर इस तरीके से हम लोग इसको स्वच्छ रख पाए तो चीजें जो है काफी हद तक हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तो प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना, सोल्यूशन करना, कैसे एयर क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जा सकते हैं, प्रैक्टिस, इनोवेशन और इसी के साथ में जो सक्सेस स्टोरी है, यानी कि जिसके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया। अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, किसी ऐसे पर्सन का इंटरव्यू सुनते हैं जिसने ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर रखा है। तो उससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाता है। तो वो क्या करता है, दूसरों को जैसे इंटरव्यू होता है तो दूसरों बच्चों को भी एक तरीके से वो उसके माइंड में क्लैरिटी लेकर आते हैं, कोई बड़ा एग्जाम नहीं है यार, आराम से क्लियर हो जाएगा, जब इसने क्लियर कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर आगे बढ़ पाते हैं। तो सक्सेस स्टोरी दिखाने का बेसिक पर्पज यही रहता है ताकि आप लोग उसको लाइफ में इंप्लीमेंट कर आगे बढ़ सकें। लेक्चर को काफी अच्छे से आप लोगों को सुनना है, क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर आप लोग तभी दे पाएंगे अगर लेक्चर अच्छे से आप लोग सुनेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, अब हमारे बीच में नहीं रही। आखिर ये पर्सनैलिटी कौन है, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। 24 अप्रैल जो है, ये 3 घटनाएं काफी इंपॉर्टेंट है इस दिन। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसके बारे में बात करेंगे तो 3 घटनाएं क्या, 4 घटनाएं मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अगर हिस्ट्री आप लोग उठा के देखोगे। सबसे पहली घटना अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये है यहां पर 24 अप्रैल। 24 अप्रैल ये है यहां पर 1973। इसमें यहां पर एक केस निकल कर आया था हमारी कंट्री में जिसको बोलते हैं केशवानंद भारती केस।
दूसरा 24 अप्रैल 1973 को सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे आप लोग देखते हैं। उन्होंने एक तरीके से बोल सकते हैं क्रिकेट जगत के भगवान उनको कहा जाता है। तो हमारी कंट्री में अगर क्रिकेट किसी के नाम से जाना जाता था स्टार्टिंग में, तो सचिन तेंदुलकर जी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ में 24 अप्रैल ये है 1993, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, 1992 1993। तो यहां पर हमारी कंट्री में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी आप लोगों को देखने को मिली, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज डे जो है हमारी कंट्री में किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 24 अप्रैल। और एक और 24 अप्रैल क्या है चलिए कुछ नहीं, मजाक था, ठीक है आगे चलता हूं। मतलब 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, 4 नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा वो कमेंट बॉक्स में पढ़ लेना आखिर 24 अप्रैल मैंने क्यों बोला तो कुछ नहीं, चलो चलते हैं आगे, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी बोला गया है कि केशवानंद भारती जी जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारी कंट्री में, जिनके द्वारा कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे संविधान का जो ढांचा है वो बचाया गया एक तरीके से इनके द्वारा। क्योंकि अगर ये केस हमारी कंट्री में नहीं होता तो हमारी कंट्री का जो संविधान है, जैसा आप लोग देखते हैं, जितना ताकतवर संविधान आप लोग को दिखाई देता है, ऐसा वो नहीं रहता। वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट या फिर मैं आप लोगों को बोलूं कि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके हाथों अब तक कुचल दिया गया होता। रीजन क्या है? रीजन आप लोग समझिए। हमारी कंट्री में आप लोग देखते हैं कि कई सारे अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, 100 से ज्यादा अब तक अमेंडमेंट संविधान में किए जा चुके हैं। तो ये सारे जो अमेंडमेंट है ये अलग अलग पार्ट को चेंज करने के लिए हमारे संविधान में किए जाते हैं। और ये अमेंडमेंट चेंज करने के लिए किए जाते हैं, तो एक अच्छी चीज भी होती है यहाँ पर। इसके हिसाब से हमारा संविधान जो है वो एक लाइव डॉक्यूमेंट बना रहता है। मतलब कहने का ये कि टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है, इसलिए कहते हैं कि संविधान के अंदर जीवन है वो टाइम के हिसाब से चलता रहता है। पर लेकिन आप लोग ये समझिए, अगर यहां पर संविधान को एक विशेष ढांचे में न रखा जाता तो अब तक उसको इतना चेंज कर दिया गया होता कि उसका बेसिक ही खत्म हो जाता। तो केशवानंद भारती जब केस आया हमारी कंट्री में 1973 में, तो सबसे बड़ा जो फोकस दिया गया ये दिया गया कि केशवानंद भारती ने एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकाल के लेकर आया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं आप लोगों को समझाऊं कि यहां पर ये एक बेसिक ढांचा है, इस तरीके से आप लोग देखिए, ये एक बेसिक ढांचा है आप लोगों के सामने। इस ढांचे में आप लोगों को अपना घर बनाना है या फिर जो भी आप लोग करिए वो चीजें आप लोग कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक ढांचा है इसके अंदर आप लोग बोलिए कि यहाँ पर मुझे बेड लगाना है, यहाँ पर किचन बनानी है, यहाँ पर मुझे बाथरूम रखना है, ये बेसिकली बीच का एरिया मुझे खाली रखना है, यहाँ पर मुझे खेलने के लिए कुछ जगह रखनी है, ठीक है, टीवी वगैरह के लिए यहाँ पर मैंने जगह बना दी। तो इस तरीके से जो भी आप लोगों को काम करना है इस ढांचे के अंदर अंदर करना है। मतलब इस ढांचे के अंदर आप लोग जो करना चाहो वो कर सकते हो, पर लेकिन ये ढांचा नहीं हिलना चाहिए, इसके बाहर आप लोगों को नहीं निकलना है। तो ये एक तरीके से हमारे संविधान में काम किया गया केशवानंद भारती केस के द्वारा 1973 में। 1973 में जब केस आया तो उसने ये बोला पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट बड़ी आतुर थी कि वो कुछ चेंज करना चाहती है। कई बार फंडामेंटल राइट को इतनी पावर दे, फंडामेंटल राइट की पावर छीनकर डीपीएस की यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इतनी पावर दे दी गई कि यहां पर फंडामेंटल राइट से भी ज्यादा पावर दे दी गई। तो ये जो सारी हरकतें की गई इसने काफी नेगेटिव इंपैक्ट हमारे संविधान पर डाला। तो फिर केशवानंद भारती जब केस निकल कर आया, इसने बड़ा ही एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट निकाला। इसने ये बोला कि संविधान को कंप्लीटली चेंज कर सकती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के हाथ में है कि पूरा संविधान वो चेंज कर सकती है। पर लेकिन एक शर्त है यहां पर, वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती, यानी कि जो संविधान की एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसको चेंज नहीं कर सकती। फिर यहां पर पूछा गया कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही चतुर तरीके से बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर यहां पर वो है जो सुप्रीम कोर्ट केस टू केस डिसाइड करेगा। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी यहां पर बन गई, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं रही, यहां पर हमारा संविधान सुप्रीम यहां पर है। इसीलिए आप लोग देखते हैं क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है हमारी कंट्री में कौन है सुप्रीम? हमारी कंट्री में संविधान सुप्रीम है, क्योंकि ये लोगों के लिए डेडिकेटेड है यहां पर। और संविधान में अगर कोई भी चेंज करना है तो पार्लियामेंट एक हद तक ही चेंज कर पाएगी, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट आड़े आ जाएगा, उसे फालतू चेंज नहीं करने देगा। जैसे कि आप लोग बात करते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हमारी कंट्री में लाया गया तो उस टाइम पर बेसिक पार्लियामेंट का पर्पज क्या था कि जो हमारी कंट्री में जुडिशरी है उसकी अपॉइंटमेंट में वो अपना रोल प्ले करे। पर लेकिन जो हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया। रीजन क्या था? रीजन ये था ताकि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रह सके। तो ये इसका बेसिक पर्पज यहां पर देखने को मिला। तो ये जो बेसिक जो यहां पर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल कर आया केशवानंद भारती से, उसने यहां पर क्या कर दिया कि जुडिशरी ने यहां पर पार्लियामेंट के हाथ बांध दिए
कि आप लोग कर तो सकते हैं बहुत कुछ पर, लेकिन आप लोगों को एक दायरे के अंदर काम करना पड़ेगा। तो ये काफी अच्छा रहा, वरना आप लोगों को पता है पास्ट में हमारे संविधान के साथ में जितनी छेड़खानी की गई है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खतरनाक साबित फिर हो जाती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो निकल कर आया, तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस था यहाँ पर केशवानंद भारती जजमेंट, जो कि काफी इंपोर्टेंट था, वर्सेस केरला का था, यहाँ पर स्टेट ऑफ केरला, जहां से ये केस निकल कर आया। ठीक है, इसी टाइम पर जो हमारी कंट्री में जो जज थे यहाँ पर HR खन्ना, ठीक है, उनके द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर को जो बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कि एक प्रिंसिपल वैल्यू के तौर पर, स्ट्रक्चर के तौर पर इसको रखा गया, जिसके चलते जो पावर ऑफ द इंडियन जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं अगर कोई भी हमारी कंट्री में पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसको रिव्यू करने की पावर जो है वो और ताकतवर यहाँ पर देखने को मिली, जिसके चलते संविधान को जो है अपने हिसाब से अब यहाँ पर एक तरीके से बनाया जा सके, उसको अब हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है उसे बर्बाद नहीं कर पाएगी। तो ये जो केस निकल कर आया, ये केशवानंद भारती जी थे, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, इनके बारे में आप लोग याद रखना। आइए अब आगे बढ़ता हूं। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने पॉलिटी के अंदर मैंने आप लोगों को ये लेक्चर पढ़ा रखा है, ठीक है, तो जो पुराना एडिशन था लक्ष्मीकांत का, उसमें शायद आई थिंक 11th चैप्टर है ये, तो मैंने डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रखा है, तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा लेक्चर को, काफी डिटेल में वहां पर सारे जो भी इससे पहले भी जो केस हैं वो सारे मैंने कवर किए हैं, ताकि पूरे माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी आ जाए, ताकि कोई डाउट न रहे। ठीक है, तो वहां पर जाकर आप लोग एक क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलता हूं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात कर रहे हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में, यानी कि सूक्ष्म लघु जो मध्यम उद्योग है उसके बारे में बात की जा रही है। इसके द्वारा बोला गया कि जो अगरबत्ती हमारी कंट्री में बनाई जाती है उसको एक तरीके से नई गाइडलाइन उसके लिए तैयार की गई है 4 सितंबर 2020 में। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन है, जिसको KVIC आप लोग बोलते हैं, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा हमारी कंट्री बनाई गई है पार्लियामेंट में पास करके। तो ये इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है इस पर्टिकुलर जो रूल और रेगुलेशन है। इसके तहत 10 नए क्लस्टर बनाने की बात की जा रही है, जो कि लिंक किए जाएंगे हमारी कंट्री में SFURTI यानी कि स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। तो इसके ऊपर फोकस देकर चला जाएगा। इसी के साथ में 2 सेंटर ऑफ जो एक्सीलेंस है यहाँ पर इंक्लूडिंग कन्नौज, ये सेटअप किए जाएंगे यहाँ पर प्रमोट करने के लिए इनोवेशन की अगरबत्ती को और बेटर तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। हमारी कंट्री में देखिए जो रिलीजन वगैरह की जो एक्टिविटी है उनमें काफी ज्यादा बिलीव किया जाता है, तो अगरबत्ती की जो खपत है वो काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है हमारी कंट्री में। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट एक उद्योग बोल सकते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार यहाँ पर मिल सकता है। 400 के करीब ऑटोमेटिक यहाँ पर अगरबत्ती मेकिंग मशीन है, एज ए जो अगेंस्ट 200 थी पहले अर्लियर। एडिशनल 500 के करीब जो पैडल ऑपरेटेड मशीन यहां पर लगाई जा रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए और इंडिविजुअल को सपोर्ट करने के लिए। रॉ मटेरियल प्रॉपर सप्लाई किया जाएगा इसके साथ में, ताकि यहां पर ये चीजें प्रोवाइड कराई जा सके। और स्टार्टिंग गाइडलाइन भी यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, ताकि अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये है इंपॉर्टेंट न्यूज। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में। KVIC जो है हमारी कंट्री में स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको 1957 में बनाया गया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के हिसाब से। 1957 में यहां पर, इससे पहले ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड हुआ करता था, इसको रिप्लेस कर यहां पर यह कमीशन बनाया गया। आज की डेट में अगर हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो मुंबई है, बाकी 6 रीजनल ऑफिस भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, गुवाहाटी, और जो मुंबई है उसमें जो हेड ऑफिस भी है और रीजनल ऑफिस भी है। 1956 में यहां पर बनाया गया। इसी के साथ में हमारी कंट्री से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी कंट्री की जो बेसिक चीजें हैं उसको सपोर्ट करने की बात की गई। इसके एजेंसी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है ये आप लोगों को बताना है। ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी कि जो सूक्ष्म लघु उद्योग जो है हमारी कंट्री का, उसके अंडर में आती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आगे चलते हैं। ये जो न्यूज है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रीजन इसके बारे में कर लेते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को बताई थी, पर लेकिन मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। जाफना जो है ये यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर मैक्सिमम तमिलियन कम्युनिटी रहती है। ये जो नॉर्दर्न प्रोविंस है इसमें 93% तमिलियन कम्युनिटी है, 3% मुस्लिम और 3% सिन्हाला, यानी कि ये तमिलियन कम्युनिटी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है। ईस्टर्न जो प्रोविंस है इसमें यहाँ पर ये 39% तमिलियन कम्युनिटी, फिर मुस्लिम और फिर सिन्हाला। सिन्हाला जो कम्युनिटी है ये यहाँ पर श्रीलंका के अंदर बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, जो कि श्रीलंका के अंदर मेजोरिटी में पाई जाती है नॉर्मली। आफ्टर जो राजपक्षे है, अभी जो नवंबर 2019 में प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है वो जीत के आए, और उनके भाई जो है 2 भाई हैं यहाँ पर, महिंद्र राजपक्सा और गोडबिया राजपक्सा।
तो महिंद्र राजपक्सा, गोडबिया राजपक्सा दोनों यहां पर जीत कर आए। पर लेकिन यहां पर कंट्री में एक संविधान में संशोधन किया गया था, 13th अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं श्रीलंका के अंदर। वो 13th अमेंडमेंट जो है फिर यहां पर चेंज किया गया 2015 में। तो यहां पर 19th अमेंडमेंट लाया गया, जिसके चलते यहां पर प्रेसिडेंट की जो पावर है उनको थोड़ा सा कम कर दिया गया। तो उसी को यहां पर अभी फिर से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर 20th अमेंडमेंट के थ्रू जो राजपक्से की गवर्नमेंट है, जो कि इंडो और श्रीलंका के अकॉर्ड के बारे में बात करता था, 30th अमेंडमेंट, हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट, जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनके द्वारा यहां पर सपोर्ट किया गया था इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को, ताकि जो तमिलियन कम्युनिटी है उनको भी थोड़ी पावर प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये एग्रीमेंट आप लोग याद रखिएगा, 1987 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पर, ये थे यहाँ पर जयवर्धना कोट्टे। ठीक है, तो यहाँ पर ये थे यहाँ पर जिनका इंपोर्टेंट आप लोग जो इंपोर्टेंट है याद रखिएगा, ये रिसेंटली अभी न्यूज में है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इंडो श्रीलंका अकॉर्ड के बारे में यहाँ पर बात की जाती है और तमिलियन कम्युनिटी को पावर देने की बात की जाती है। तो ये एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया था ताकि तमिलियन कम्युनिटी के जो राइट हैं उनके ऊपर भी फोकस दिया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है बच्चों के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री में जो यंग चाइल्ड है उनकी क्या स्टेट है उसके बारे में यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट है जो कि एक तरीके से अर्ली चाइल्ड जो डेवलपमेंट है बच्चों का, उसके बारे में यहाँ पर बात करता है। इसमें कई सारी बातें बोली गई हैं। प्रिपेयर किया गया मोबाइल क्रैच, ए पॉलिसी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर क्रैच का मतलब होता है बच्चों के पालन करने वाली जो फैसिलिटी होती है। इसी के साथ में ये अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन है अक्रॉस द इंडिया, उसके साथ में मिलकर काम करती है। 159 मिलियन जो चिल्ड्रन है एज बिलो 6 इन इंडिया, उसमें से 21% आप लोगों को अंडर न्यूरिशमेंट देखने को मिलेंगे, उनसे को ढंग से पोषण नहीं मिल पाता है। 36% अंडर वेट यानी कि कम वेट के देखने को मिलेंगे। 38% उनको फुल इम्यूनाइजेशन नहीं मिल पाता है, यानी कि उनको प्रॉपर देख रेख नहीं की जाती है इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेस्ड ऑन रैंकिंग एंड इसी के साथ में वैल्यू ऑन यंग चिल्ड्रन आउटकम इंडेक्स, हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें कौन कौन से राज्य की क्या क्या परफॉर्मेंस है, तो केरला टॉप पर चल रहा है यहाँ पर, गोवा दूसरे नंबर पर, त्रिपुरा तीसरे पर, चौथे पर तमिलनाडु। 8 स्टेट जो है जो स्कोर कर रहे हैं बिलो नेशनल एवरेज, यानी कि जो नेशनल का एवरेज है उससे नीचे पहुंच गए। आसाम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, तो ये यहां पर बेसिकली एक इंडेक्स तैयार किया गया है। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन से यहाँ पर, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बेस्ट परफॉर्मिंग केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम। तो ये डेटा है प्रस्तुत किया गया वेंकैया नायडू जी के द्वारा। मोबाइल क्रैच करके यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इसको तैयार किया गया है, और क्या क्या कंडीशन है बच्चों की हमारी कंट्री में इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया रखना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है कोल इंडिया लिमिटेड की साइड के, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग CIL के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा बात की जा रही है 1.22 लाख करोड़ रुपए का डेवलपमेंट किया जाएगा हमारी कंट्री में। 500 के करीब प्रोजेक्ट जो रिलेटेड टू कोयल को निकालने के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के, एक्सप्लोर करने के लिए और क्लीन कोल टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। एम बेसिक ये है कि इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रही है, यानी कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है। तो इसके चलते 1 बिलियन टन की बात की जा रही है 2023-24 तक, ताकि बाहर से कोयल की खरीदारी कम रहे हमारी कंट्री में। नेशनल जो मिनरल कोयल इंडिया लिमिटेड है उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 14,200 करोड़ रुपए लगभग 3 से 4 साल में आने वाले टाइम में। इसी के साथ में जो कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर जो बात की जा रही है ये पर्टिकुलर बेसिकली 2 पॉइंट के बारे में बात की जा रही है। इसको बोला जा रहा है यहाँ पर पिच हेड्स, और इसी के साथ में जो डिस्पैच पॉइंट है, ये अगर आप लोग देखेगा इसको सर्च कर जो कोयला निकालने वाला जो एरिया होता है उसके बारे में बात की जाती है, और फिर उसको डिस्पैच किया जाता है वहां से। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट जो बेसिकली लोकेशन होती है। कोल इंडिया जो आइडेंटिफाई कर चुकी है 15 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि नए प्रोजेक्ट कंप्लीटली जिनको नया लगाना है। ब्राउन फील्ड का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर क्रिएट की जा चुकी है। ठीक है, जो मेजर है यहाँ पर रिलैक्स किए जा रहे हैं, एग्जाम्पशन दी जा रही है, छूट, ताकि पार्टिसिपेट कर सके स्टेक होल्डर और अच्छे से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सके। महारत्ना कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड जो हमारी कंट्री में इस पर्टिकुलर एरिया में काम करती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये है यहां पर एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की साइड से, जो कि एक सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। इसके द्वारा बोला गया 250 इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे जाएंगे इसके द्वारा टाटा मोटर से और होंडाई मोटर इंडिया से। टाटा मोटर जो है और जो होंडाई मोटर जो है ये यहाँ पर बेसिकली इनको टेंडर मिला है, और इसके चलते 150 जो नेक्सॉन जो इलेक्ट्रिकल कॉम्पैक्ट SUV है यहाँ पर, और 100 कोयना
जो इलेक्ट्रिक प्रीमियम एसयूवी है यहाँ पर, ये गवर्नमेंट यूज के लिए खरीदी जाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट के जो व्हीकल है यहाँ पर बेसिकली यूज किए जाएंगे, जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रहेंगे। क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट ही खुद यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ी को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है तो फिर जनता क्यों उनको इंप्लीमेंट करेगी। तो पहले यहाँ पर इनके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। प्रोक्योरमेंट जो है वो यूटिलाइज करेगा 5 मिलियन जो यूएसडी डॉलर है यहाँ पर रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो दिया गया है हमारी कंट्री में इस पर्टिकुलर एरिया में फोकस करने के लिए। एशियन डेवलपमेंट जो बेसिकली बैंक है यहाँ पर, इसका बेसिक फोकस ये है कि डिमांड साइड एनर्जी जो इफिशिएंसी सेक्टर प्रोजेक्ट है उसको प्रायोरिटी देनी है। यानी कि हमारी कंट्री में जहां पर डिमांड है एनर्जी के लिए, बेसिकली इलेक्ट्रिक या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आप लोग बात करें तो वहां पर ये पैसा यूज किया जा सकता है। तो एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा यहां पर ये फोकस किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइड से आई है। 4th एडिशन बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। रैंकिंग ऑफ द स्टेट बेस्ड ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2015 के बेस पर यहाँ पर रैंकिंग तैयार की जा रही है। 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरिया है यहाँ पर, जो कि एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, सिंगल विंडो सिस्टम, लेबर, इन्वायरमेंट, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रिलीज किया गया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा इसको। जो टॉप रैंकिंग राज्य हैं, नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश, साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश, ईस्ट इंडिया में वेस्ट बंगाल, वेस्ट इंडिया में मध्य प्रदेश बोला गया है बेसिकली। नेक्स्ट बोला गया है, ये बोला गया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आसाम देखने को मिलेगा और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली देखने को मिलेगा, जो कि बेस्ट परफॉर्मर यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रैंकिंग है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं किसके द्वारा रिलीज की जा रही है, बेसिक पर्पज क्या है। तो ये कई सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में कई बार बन जाते हैं। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट केतवानंद भारती केस के बारे में डिटेल में समझा। इसी के साथ में एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में जाना। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखी। नेक्स्ट यहाँ पर जो फाइनेंस के, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 4th एडिशन बिजनेस इंडेक्स के बारे में हम लोग को जानने को मिला। रिफॉर्म एक्शन प्लान है बेसिकली। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज और इसी के साथ में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में जाना। तो ये थी बेसिक आज की इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं। एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जो कि एक किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये बताना है, जो कि एक सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी है। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? 1.22 लाख करोड़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो किसके द्वारा यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है? कोल रिलेटेड प्रोजेक्ट में, ये आप लोगों को बताना है। फर्स्ट टाइम कौन सा डे अभी रिसेंटली जो 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है, इससे पहले इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। लैंडमार्क जजमेंट का नाम आप लोगों को बताना है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसका 4th एडिशन जो है ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को बताना है कि जो अगरबत्ती इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है, उसके लिए गाइडलाइन तैयार करी है, कौन उसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सारी पीडीएफ यहां तक प्रोवाइड करा दी गई है, जो भी आप लोगों के लेक्चर थे सारी एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, ट्विटर, इसी के साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।